Hi everyone, good afternoon. Welcome to the session. Yes, quickly join and let me know that all of you here, you all can see me, hear me, and also the PPT. Very good afternoon everyone. So आज होने वाला है रिसर्च का मैराथन. जैसा हमने लास्ट क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड का मैराथन किया था, थ्योरी करी थी एंड काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ी हुई थी. आज के भी सेशन में आई बी डूइंग द मैराथन ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड. एक रिवीजन करेंगे हम रिसर्च एप्टीट्यूड का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का. कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं रिसर्च से रिसर्च में जिनसे क्वेश्चंस हर बार डेफिनेटली आते हैं, 100% आते हैं. हम आज उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करने वाले हैं. सो वील वेरी क्विकली स्टार्ट. Yes, we'll very quickly start. Let me know that I'm audible, visible, PPT is clear, watching from library, great. So, yes, examination very close and everyone. Competition बहुत ज़्यादा है. People are studying from everywhere and people are studying बहुत ज़्यादा मन लगा के. इसलिए अगर आप पीछे रह रहे हो तो gear up, buckle up and लग जाओ प्रिपरेशन के लिए. बिकॉज यू नो आज है 3rd of May. अब हमारे पास बस 1.5 महीने रह गए, एग्जैक्टली 1.5 महीने, क्योंकि 18th को हमारा एग्जामिनेशन होना है. तो प्रिपरेशन हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड इसी को ध्यान में रखते हुए आई विल बी स्टार्टिंग विद दिस काइंड ऑफ अ सीरीज जहां मैं एक क्लास में मेजर टॉपिक्स रिवाइज करा दूं, एक क्लास में मेजर क्वेश्चंस लगवा दूं. तो इस तरह का हम अब क्लास करते रहेंगे एग्जामिनेशन तक, ठीक है. एंड आज उसी से जुड़ा हुआ हमारा जो सेशन होगा वो होगा अबाउट दिस वन शॉट रिविजन ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर करेंगे. और देखो यहाँ पर जो हम करेंगे, यहाँ पर जो हम कवर करने वाले हैं उनसे 100% क्वेश्चंस आते हैं. आप कोई भी एक टॉपिक उठा लो, क्वेश्चन आपको जरूर प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे कि हाँ यहाँ से तो क्वेश्चन आया ही हुआ है, ठीक. तो दैट इज व्हाट आई विल बी डिस्कसिंग हियर. चले शुरू करते हैं सेशन को, ठीक है. तो पहले हम देखेंगे लास्ट क्लास का हमारा होमवर्क. तो मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि किस मॉडल के अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन हम फॉलो करते हैं. सो आप सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात हो रही है. लर्नर सेल्फ डिटरमाइंड होते हैं, वो खुद सोचेंगे मुझे क्या करना है एंड देन दे विल बी डूइंग. इसके अलावा क्या है कि फोकस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, knowing how to learn, किस तरह से हमें सीखना है, हमें कैसे करना है. सो दिस विल बी ह्यूटागॉगी. ह्यूटागॉगी एक तो होता है एंड्रोगॉगी. लर्नर यहाँ पर भी सेल्फ डिटरमिन्ड होते हैं, बट ह्यूटागॉगी में दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग. वो अपनी प्रॉब्लम डिसाइड करते हैं, उस प्रॉब्लम पे हमें काम कैसे करना है. दैट मीन्स हाउ वी विल बी लर्निंग, एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय द लर्नर देमसेल्व्स. सो द आंसर विल बी ह्यूटागॉगी, राइट. सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी. एंड नाउ मूविंग ऑन टू टुडेज टॉपिक, स्टार्ट करते हैं हम रिसर्च के रिवीजन को. सो सबसे पहले देखो रिसर्च क्या होती है. हमें पता है रिसर्च 2 वर्ड से बना हुआ है ना. वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस मेनी टाइम्स. सो रिसर्च इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, री एंड सर्च. किसी चीज को जाके दोबारा से ढूंढना. नाउ देखो नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी है, लेकिन उसी नॉलेज में हम फिर से जाके फिर से कुछ नया ढूंढ के निकालें, ये रिसर्च होती है. फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास मोबाइल फोन्स तो ऑलरेडी हैं, लेकिन मोबाइल फोन में भी रिसर्च करना एंड कोई नया फीचर निकालना. जैसे पहले हम कीपैड फोन यूज करते थे, बट अब कीपैड की जगह टच पैड आ गया. मतलब जो चीज ऑलरेडी है भी तो हम उस पर फिर से रिसर्च कर रहे हैं, हम फिर से खोज कर रहे हैं और हम कुछ नया खोज के निकाल रहे हैं. दिस इज व्हाट रिसर्च इज, ठीक है. यस, तो रिसर्च इज फाइंडिंग अगेन, सर्चिंग अगेन, एग्जैक्टली. साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है. साइंटिफिक क्यों बोलते हैं हम रिसर्च को? बिकॉज यहाँ पर कुछ सेट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं एंड उनको हमें फॉलो करना होता है. कुछ प्रिंसिपल्स होती हैं रिसर्च की दैट वी हैव टू follow, right? And that makes what research a scientific investigation. Research characteristic बहुत important है कि research के कुछ characteristics होते हैं. वो characteristics क्या क्या हैं? Let's quickly talk about them. Now, सबसे पहली जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, ऑब्जेक्टिविटी. इन केस आपको ये नहीं दिख रहा है, ऑब्जेक्टिविटी लिखा है. ऑब्जेक्टिविटी होता है कि रिसर्च के अंदर कोई भी बायसनेस नहीं होती है. दैट मीन्स जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च इज ऑलवेज डेटा बेस्ड. रिसर्च के अंदर कभी भी कोई पक्षपात नहीं होता है. दैट मीन्स कि मुझे अगर कुछ लग रहा है ना तो मैं वो रिपोर्ट नहीं करूंगी. जैसे मेरा कुछ मानना है, मुझे कुछ लग रहा है, मैं उसको रिपोर्ट नहीं करूंगी. फिर मैं क्या रिपोर्ट करूंगी अपने रिसर्च में? तो मैं वो रिपोर्ट करूंगी जो मुझे डेटा दे रहा है या मुझे जो डेटा से मिल रहा है. सो यहाँ पर आपकी जो रिसर्च है
यस, आपकी जो रिसर्च है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि रिसर्च इज ऑलवेज डेटा बेस्ड। रिसर्च में रिसर्चर को क्या लग रहा है, उसका क्या मानना है, वो रिपोर्ट नहीं करता, बट ही गोज विद द डेटा। रिसर्च है रिलायबिलिटी। रिसर्च की अगली कैरेक्टरिस्टिक है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है यू गेट सेम रिजल्ट। जब आप अपनी रिसर्च को रिपीट करोगे ना तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मैं रिपीट किस तरह से करूंगी ये इंपॉर्टेंट है। तो जब आप रिसर्च को रिपीट करोगे सिमिलर मेथड से, उसी के जैसे मेथड से आप रिसर्च को रिपीट करोगे सेम पॉपुलेशन पे, जो आपकी जनसंख्या है, आई यूज अनदर पेन हियर, जो आपकी जनसंख्या है वो भी क्या होनी चाहिए, तब आपको क्या मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। तो रिलायबिलिटी की दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है। रिलायबिलिटी की पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपको रिसर्च रिपीट करनी है सेम पॉपुलेशन पे, सिमिलर मेथड से आपको रिसर्च करनी है, और अगर आपको सेम रिजल्ट मिल जाए तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। ठीक है, यस। नेक्स्ट आते हैं, यस हिंदी भी है आगे, आपको हिंदी भी मिलेगी। नेक्स्ट है वैलिडिटी। रिसर्च वैध, वैध कब होती है, ये वैलिड लिखा है, वैलिडिटी। तो यहां पर है रिसर्च रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, दिस इज रिलायबिलिटी। वैलिडिटी होती है जब आप कर रहे हो व्हाट यू आर सपोज टू डू, डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू डू। इसका मतलब है कि रिसर्च में आपने जो बोला है ना आप वो करो, ये नहीं कि आप जो है आपको करना था फिजिकल वेट, फिजिकल हेल्थ का स्टडी और आप उसमें एकेडमिक हेल्थ या बच्चों की मेंटल हेल्थ की स्टडी कर रहे हो, तो वो नहीं चलेगा। जो आप बोले हो आप वही कर रहे हो, तो वो क्या है, वैलिड रिसर्च होती है। दैट मीन्स यू आर डूइंग व्हाट यू वर सपोज टू डू, जो आपने बोला है, जो आपकी रिसर्च में मेंशन्ड है। अब आप ही सोचो ऐसा कैसे चलेगा कि आपको रिसर्च में कोई बोल रहा है कि मैं जा रहा हूं रिसर्च करने अबाउट दी पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन, एंड वो पर्सनालिटी बोल के इंटेलिजेंस की स्टडी कर रहा है, तो दिस इज नॉट अ वैलिड रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक विच इज एक्यूरेसी। देखो रिसर्च का रिजल्ट हमेशा एक्यूरेट होता है। एक्यूरेसी का मतलब है वेरी क्लोज टू रियल लाइफ। अब इसका मतलब क्या है, क्लोज टू रियल लाइफ, तो जो हमें रियल लाइफ में वास्तविक में देखने को मिल रहा है वैसे ही हमारी रिसर्च के रिजल्ट के अंदर हमको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रिसर्च कुछ और कहेगा बट रियलिटी में कुछ और ही होता है। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो उसका रिजल्ट एक्यूरेट होता है, दैट मीन्स वो होता है रियल लाइफ बेस्ड। यस, रियल लाइफ से वेरी क्लोज हमारा रिजल्ट होता है। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मान लो आप किसी चीज की स्टडी कर रहे हो एंड किसी का आपने इंटेलिजेंस बोला है कि दिस पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंट, तो रियल लाइफ में भी वो पर्सन इंटेलिजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी ऐसे पर्सन को वेरी इंटेलिजेंट बोला है जो रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा वीक है। ठीक, तो अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट हमेशा एक्यूरेट होगा। ऐसा क्यों होता है कि रिसर्च के अंदर एक्यूरेसी होती है, तो पहले तो देखो कि आप वही करते हो जो आपको करना है, वैलिड होती है रिसर्च, इस वजह से एक्यूरेसी होती है, और आपकी रिसर्च होती है क्रेडिबल। क्रेडिबल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि उसकी एक्यूरेसी को डिटरमाइन करता है। क्रेडिबल कहता है रिसर्च के अंदर क्रेडिबिलिटी, आई राइट इट, रिसर्च के अंदर क्रेडिबिलिटी बोलता है कि हम रिसर्च करेंगे बेस्ट चीजों से, बेस्ट मेथड यूज करेंगे जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो, और हम बेस्ट डेटा को लेके काम करेंगे। दैट मीन्स बेस्ट डेटा कहता है कि प्राइमरी डेटा लेके हमें ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करनी है। अगर हमें सेकेंडरी डेटा मतलब मिल भी रहा है तो हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए प्राइमरी डेटा। बट कहीं पर ऐसा हो सकता है कि आपको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, देन यू कैन गो विद द सेकेंडरी डेटा। नहीं तो इफ इट इज पॉसिबल यूज द प्राइमरी डेटा, मतलब बेस्ट तरीके यूज करो, मेथड ऑफ रिसर्च आपका सबसे अच्छा होना चाहिए, और आपका जो डेटा है वो बेस्ट होना चाहिए, तभी हमारी रिसर्च के अंदर हमको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो क्रेडिबिलिटी है ये बात करती है बेस्ट चीजों की, कि हम रिसर्च कैसे कर रहे होते हैं, हम रिसर्च कर रहे होते हैं बेस्ट चीजों से। ठीक है, बेस्ट मेथड बेस्ट डेटा से। नेक्स्ट आता है जनरलाइजेशन। सो जनरलाइजेशन होता है समानीकरण, हम समानीकरण कर पा रहे हैं, जनरलाइजेशन कर पा रहे हैं।
अब देखो, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो आप रिसर्च किस पे करते हो? हम रिसर्च करते हैं सैंपल पे। क्या आपका सैंपल का रिजल्ट पूरी पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल है? क्या हम अपने सैंपल के रिजल्ट को बोल सकते हैं कि ये पॉपुलेशन पे भी एप्लीकेबल होगा? अगर हाँ, तो ये जनरलाइजेशन है। अब ऐसा कैसे कि हमारे सैंपल पे रिजल्ट एप्लीकेबल होगा, ऐसा क्यों हम बोल सकते हैं? तो देखो, जब हम सैंपल को चुनते हैं ना, तो हम सैंपल बहुत केयरफुली सिलेक्ट करते हैं ताकि सैंपल बेस्ट वे में रिप्रेजेंट कर पाए हमारे पॉपुलेशन को। दैट मीन्स हम कहते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो पॉपुलेशन का बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है, सही प्रतिनिधित्व है। तो जब हमारा सैंपल पॉपुलेशन को सही ढंग से प्रेजेंट करेगा, तो जो सैंपल पर टेस्ट आप करोगे वो आपके पॉपुलेशन के बारे में भी वही चीज डिपिक्ट करेगा, या आप बोल सकते हो सैंपल के रिजल्ट को हम पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि आप रिसर्च कर रहे हो 10 साल के बच्चों पे, आपने अगर सैंपल बहुत अच्छे से चुना होगा तो जिस तरह के आपके 10 साल के बच्चे होते हैं, मतलब 10 साल के बच्चों में जो कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होती है वो आपके सैंपल में भी प्रेजेंट होगी। अगर हम एक सैंपल के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और जो रिजल्ट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 10 साल के बच्चों के साथ ऐसा होता है। वो तभी आप कह सकते हो जब सैंपल अच्छे से सिलेक्ट किया गया है। तो जनरलाइजेशन होता है कि सैंपल का रिजल्ट, जो नमूने से आप रिजल्ट निकाल रहे हो, वो आप अपनी पूरी जनसंख्या पे अप्लाई कर सकते हो। दिस इज जनरलाइजेशन, इसी को सामान्यीकरण बोलते हो। ठीक है, ठीक है। तो ये मैं आपको हिंदी लिख के तो दिखा रही हूँ, मतलब मैं लिख के तो दिखा रही हूँ, जो भी नहीं दिख रहा है दैट आई एम राइटिंग। ठीक है, और मैं बोल भी रही हूँ साथ साथ, तो सुनते चलोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, रिसर्च एम्पिरिकल होती है। रिसर्च एम्पिरिकल होने का मतलब है, रिसर्च एम्पिरिकल होने का मतलब है कि ऑलवेज रिसर्च इज बेस्ड ऑन, ऑलवेज रिसर्च इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। अब इसका मतलब ये है कि देखो, रिसर्च में हम ऐसे रिसर्च नहीं करते कि किसी ने आपको आके कुछ बोला और आपने बस उसको लिख दिया। दैट मीन्स कि अगर आप रिसर्च कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, और मैं आपको बोलूं कि रिसर्च कर रहे हो इस टॉपिक पे, तो आप ना अपनी रिसर्च में ये लिख देना, मुझे पता है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर स्टडी करी हुई है, मुझे पता है। आप अपनी रिसर्च में ये लिख देना। आप क्या लिख दोगे? नहीं, रिसर्च में हम ऐसे नहीं करेंगे कि हमने किसी से कुछ सुना, कहीं कुछ पढ़ा और हमने लिख दिया। बट हम जब रिसर्च करते हैं तो हम खुद उसको जाके एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब हम खुद चीजों को करके देखेंगे, खुद हम ऑब्जर्व करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर ही हम उसको रिपोर्ट करेंगे। तो दिस इज व्हाट मेक्स रिसर्च एम्पिरिकल, राइट। रिसर्च एम्पिरिकल होती है, मतलब हम एविडेंस के बेसिस पे, यस, साक्ष्य के बेसिस पे आप रिसर्च करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लाके रिसर्च के अंदर लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसर्च सिस्टमैटिक होती है। दैट मीन्स रिसर्च के अंदर हम क्या फॉलो करते हैं? सिस्टम फॉलो करते हैं। रिसर्च सिस्टमैटिक होने का मतलब है सिस्टम फॉलो होता है। दैट मीन्स, जैसे बोलते हैं ना कि सिस्टम से काम करने का मतलब है एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करना, तो वैसे ही रिसर्च के अंदर सिस्टम फॉलो होता है, मतलब पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है। रिसर्च के अंदर कुछ सेट ऑफ प्रोसीजर्स है, रिसर्च के अंदर कुछ हमारे सेट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। दैट मीन्स, जैसे आप स्टेप नंबर 1 में शुरू करते हो प्रॉब्लम से, फिर प्रॉब्लम के बाद आप लिटरेचर रिव्यू करते हो, तो आप यही करोगे, एक पूरा सिस्टम फॉलो करोगे। रिसर्च अगर हमें करनी है, अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं, तो हमें उस सिस्टम को ही फॉलो करना होगा, तभी हमें रिसर्च का रिजल्ट मिलेगा, तभी हम रिसर्च कर पाएंगे। आप कभी भी कुछ भी कर दो तो ऐसे रिसर्च नहीं होती है। रिसर्च के अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रोल्ड होते हैं। दैट मीन्स कुछ चीजों को हम एक जैसा रखते हैं तभी हमें सही रिजल्ट मिलेगा। कंट्रोल्ड फैक्टर इज विजिबल, तो इसको मैं नहीं लिख रही हूँ। कंट्रोल्ड फैक्टर होते हैं, मतलब हम कुछ चीजों को सेम रख के चलते हैं, कांस्टेंट रख के चलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि आप कुछ एक्सपेरिमेंट घर पे ही कर रहे हो, आप मान लो एक नया फेस वॉश लेके आए हो मार्केट से, ठीक है। उस फेस वॉश को आप लगा के अपने स्किन पे देखना चाहते हो कुछ टाइम के लिए, एक हफ्ते के लिए आप ट्रायल कर रहे हो कि मेरे स्किन पे सूट कर रहा है या नहीं। तो आपने फेस वॉश अपना चेंज कर दिया, ठीक। अब आपने फेस वॉश चेंज किया है और आप एक हफ्ते के बाद अपना रिजल्ट देखोगे। आज आपने अपनी एक फोटो ले ली और उसको रख लिया अपने फोन में, एक हफ्ते तक फेस वॉश यूज किया, फिर से फोटो आपने अपनी ली और कंपेयर कर लिया। लेकिन इस टाइम जब आप फेस वॉश का रिजल्ट कंपेयर करने वाले थे, उस टाइम आप एक फेस मास्क भी अप्लाई कर रहे थे डेली अपने फेस पे, ठीक है।
तो आप फेस वॉश करते, फिर फेस मास्क लगा लेते, फेस वॉश करते, फिर मास्क लगा लेते, इस तरह से आपने पूरे एक हफ्ते किया। अब जब आप फोटो लेके बैठे हो, आपको इंप्रूवमेंट तो दिख रहा है, आपको लगा कि हाँ एक हफ्ते में कुछ चेंज तो आया है मेरे स्किन पे, बट फिर आप कंफ्यूज हो गए कि ये चेंज क्या फेस पैक के वजह से आया है, फेस मास्क की वजह से, या फेस वॉश की वजह से। तब आप क्या हो गए, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए ना थोड़ा सा, कि भाई क्या हो गया, क्या हुआ होगा, मतलब फेस वॉश से हुआ है मेरे स्किन पे असर या पैक से हुआ है। तो हम कंफ्यूज हो गए ना, ऐसा रिसर्च में नहीं हो, इसलिए हम कंट्रोल करते हैं कि देखो अगर आपको फेस वॉश का ही रिजल्ट देखना है तो और कुछ भी चेंज नहीं करोगे अपने जो भी आपकी लाइफ स्टाइल है, जो भी आप करते हो, जो आपकी स्किन की ट्रीटमेंट है, उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं करोगे, सिर्फ एक ही चीज चेंज करोगे, वो है फेस वॉश, राइट। एंड फिर आप एक हफ्ते के बाद अगर रिजल्ट कंपेयर करोगे तो आपको सही जानने को मिलेगा कि चेंज या फर्क पड़ा है या नहीं। उसी तरह से जब हम रिसर्च करते हैं, जैसे मान लो मुझे स्टडी करनी है प्लांट ग्रोथ की, जो प्लांट ग्रोथ है हमारा, वो क्या सनलाइट से इंपैक्ट होता है, तो मैं एक प्लांट को सनलाइट दूंगी, एक को नहीं दूंगी। इसके अलावा दोनों प्लांट में और कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, जैसा पानी आप दोनों को दे रहे हो वैसा पानी दो, जैसा आप उनको खाद दे रहे हो वैसी खाद रखो, सब कुछ सेम होना चाहिए एक्सेप्ट सनलाइट, तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा, नहीं तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं कंट्रोल्ड फैक्टर। कंट्रोल्ड फैक्टर मतलब हम चीजों को क्या रखते हैं, हम चीजों को सेम रखते हैं, इसको आप कांस्टेंट के नाम से भी जानते हो, तभी कंपैरिजन पॉसिबल होगा। ठीक है, क्लियर है? यस, जल्दी बताएं। फेस मास्क को आप एलिमिनेट करोगे, आप करोगे ही नहीं, फेस मास्क लगाओगे ही नहीं। कब? एक हफ्ते तक, ताकि आप एग्जैक्टली जान पाओ कि फेस वॉश से मुझे कोई फर्क पड़ रहा है, मेरे ऊपर सूट कर रहा है या नहीं। चलिए अब हम आते हैं, साइक्लिकल होती है रिसर्च। साइक्लिकल मतलब प्रॉब्लम से शुरू होती है और प्रॉब्लम पे खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये है कि देखो जब आप रिसर्च करोगे, आप मुझे ये बताओ कि जब आप जब भी आप रिसर्च करोगे तो आप क्या देखोगे, क्या रिसर्च हो चुकी है मेरे एरिया में, जो रिसर्च नहीं हुई है वही उठाओगे। मतलब प्रीवियस रिसर्च में आप ढूंढ रहे थे कि क्या नहीं स्टडी किया है, और वो आपने उठाया और वही रिसर्च करी। जब आप छोड़ोगे अपनी रिसर्च करके, तो कोई आके उस टॉपिक पे रिसर्च नहीं करेगा जिस पे आपने कर लिया है, इस पे तो आपने कर ही लिया है। क्या नहीं किया है या आपकी रिसर्च में क्या कमी रह गई है, वहां से उठा के वो रिसर्च करेगा अगला पर्सन जो आपके बाद आएगा रिसर्च करने। तो यही, इसी को हम बोलते हैं रिसर्च साइक्लिकल है। प्रॉब्लम से शुरू हुई, ठीक, आपने किसी की रिसर्च में प्रॉब्लम ढूंढा, और फिर क्या हुआ, लाइफ टेक्स अ फुल सर्कल, जैसे हम बोलते हैं कि अब वो आपकी रिसर्च में प्रॉब्लम ढूंढेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर साइक्लिकल। नेक्स्ट है रिसर्च तार्किक होती है, लॉजिकल होती है। इस पर रेड तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। रिसर्च लॉजिकल होती है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि रिसर्च में हम हमेशा तर्क लगाते हैं, ठीक है। हम हमेशा तर्क लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कभी भी कुछ भी उठ के कर लेंगे, बट हर एक चीज तार्किक तरीके से होगी। कि पहले अगर हमने प्रॉब्लम देखी है तो फिर हम लिटरेचर रिव्यू देखेंगे, और अगर हम कोई मेथड चुन रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यूज कर रहे हो अपने रिसर्च के अंदर, तो वो क्यों क्यों आपकी रिसर्च के अंदर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपने लेनी है, कोई और मेथड से रिसर्च नहीं हो सकती क्या? सब कुछ बहुत सोच समझ के आप रिसर्च करते हो, तो इसी को हम बोलते हैं रिसर्च इज बेस्ड ऑन रैशनैलिटी, आपकी रिसर्च लॉजिकल होती है, ठीक है, क्लियर है? यस, एंड अब हमारा लास्ट बच गया है कैरेक्टरिस्टिक। लास्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक बच गई है, दैट इज रेप्लीकेबल। ये रेप्लीकेबल आपकी रिसर्च की भी कैरेक्टरिस्टिक है, और साइंटिफिक रिसर्च के अंदर भी हम इसको पढ़ते हैं। तो जो साइंटिफिक रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो ये भी आप समझ जाओगे। मतलब रेप्लीकेबल इज एप्लीकेबल टू बोथ। अभी हम समझते हैं हमारी साइंटिफिक रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो क्वेश्चन आपका सिंपल आ सकता है, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक पूछा जा सकता है, तो रिसर्च की सिंपल कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा तो वो जो 12 अभी आपको मैंने बताया है वो। लेकिन अगर आपसे वैज्ञानिक विधि की विशेषता पूछे, साइंटिफिक रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक पूछे, तो ये होगा। साइंटिफिक रिसर्च के अंदर आपके 4 आते हैं, राइट, 4 कैरेक्टरिस्टिक आती है। अब ये साइंटिफिक रिसर्च कौन सी?
क्वांटिटेटिव रिसर्च, राइट। तो इसके अंदर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक आपकी फिट बैठेगी। कौन कौन सी है? सबसे पहले आपकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है साइंटिफिक रिसर्च के अंदर 4 कैरेक्टरिस्टिक होती है इंपॉर्टेंट। सबसे पहली जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है रेप्लीकेबल। दैट मीन्स हमें सेम रिजल्ट ही मिल रहा है। जैसे रिलायबिलिटी में आपने रिसर्च को रिपीट किया तो आपको सेम रिजल्ट मिला, लेकिन ये सेम रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब आप मेथड कोई दूसरा यूज कर रहे हो, सेम मेथड नहीं। तो रिलायबिलिटी और रेप्लिकेबिलिटी में डिफरेंस ये है कि रिलायबिलिटी के अंदर हमने क्या किया हुआ था, रिलायबिलिटी के अंदर हमने सेम मेथड यूज किया था और सेम रिजल्ट मिल रहा था। रेप्लिकेबल होता है कि हम कोई दूसरे मेथड से भी रिसर्च करेंगे ना तो मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि आपका जो रिलायबिलिटी है उसमें सेम मेथड, बट यहां पर आपका क्या होता है, यहां पर आपका डिफरेंट मेथड होता है, ठीक है। क्लियर है? सो न्यू कंप्यूटेशनल मेथड, नया डेटा लेके भी आप सेम रिजल्ट पे पहुंच जाओ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हमारा रेप्लिकेबल। यस, चलो। सो ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर रहे हो आप अपनी रिसर्च को, राइट, रिपीट कर रहे हो और आपको सिमिलर रिजल्ट मिल रहा है, तो ये आपकी रेप्लिकेबिलिटी। अब देखो ऐसा नहीं है कि एकदम सेम रिजल्ट मिलना चाहिए कि पहले हमको रिजल्ट मिला था 22.2 तो इस बार भी 22.2 मिले, नहीं, इसके आसपास, इसके आसपास या इसके नियरेस्ट बोल सकते हो रिजल्ट मिलेगा, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, हाँ रिजल्ट सही है, तो रेप्लिकेबल। आ गई बात समझ में? यस। चलो अभी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, तो ये क्या पढ़ रहे हो, साइंटिफिक रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हो, प्रिसिजन। तो अभी जो हमने एक्यूरेसी पढ़ा ना, ये वही है जो हमने एक्यूरेसी पढ़ा कि रियल लाइफ से क्लोज होना चाहिए, वही चीज है कि प्रिसिजन मतलब कि जो चीज की हम स्टडी कर रहे हैं उसका बड़ा प्रिसाइज हमको रिजल्ट, उसका बड़ा सटीक रिजल्ट मिलता है हमको, ठीक है। तो प्रिसिजन इज एक्चुअली व्हाट, प्रिसिजन इज कि जो भी चीज हम स्टडी कर रहे हैं हमें उसका प्रिसाइज रिजल्ट मिलता है, उसका बड़ा क्लोज रिजल्ट मिलता है, ठीक। एग्जैक्ट भी बोल सकते हो, ठीक। तो कह रहे हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना जिसको स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे मैं सेटिस्फैक्शन बोलूं, मैं लव बोलूं, फीलिंग्स बोलूं, तो ये सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं एंड इसको स्टडी करना, मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज सबकी जो फीलिंग्स हैं, जो सबका सेटिस्फैक्शन लेवल है वो अलग हो सकता है। जैसे मैं बोलूं कि चलो आप टीचर बन जाओ, तो हो सकता है इस काम से आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो, जितना सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रहा है हो सकता है आपको उतना नहीं मिले, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको बिल्कुल भी पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं होता। तो जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रहा है इस जॉब से आपको भी उतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा ये जरूरी नहीं है ना। तो ये क्या है, ये आपका ऐसा फैक्टर है जो कि बड़ा कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है, लेकिन जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च होती है वो सब चीज को नंबर के फॉर्म में स्टडी करती है, इसलिए हम यहाँ बोलते हैं कि हमें बहुत प्रिसाइज रिजल्ट मिलता है, ठीक है। सटीक ये है इसका हिंदी, प्रिसिजन का हिंदी होगा सटीक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा होता है फॉल्सिफिएबिलिटी। हम साइंटिफिक थ्योरी को इस तरह से मेंशन करते हैं कि आप कोई भी इसको टेस्ट कर सकता है। साइंटिफिक थ्योरी को इस तरह से मेंशन किया जाता है, साइंटिफिक थ्योरी को इस तरह से लिखा जाता है कि कोई भी इसको आके टेस्ट कर सकता है और वो टेस्ट करके खुद से देख सकता है कि इसका मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है। अगर कोई भी साइंटिफिक थ्योरी इस तरह से लिखी हो जिसको हम टेस्ट ही नहीं कर सकते तो फिर वो साइंटिफिक नहीं है। एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं ना कि मैं ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी कैसे होती है हमने बताया कि कोई भी चीज को ऊपर फेंकोगे वो नीचे आ जाएगी, इसको कोई भी टेस्ट करके देख सकता है। लेकिन आप कोई भी ऐसा फैक्ट, कोई भी ऐसी आप बात बोल रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो भूत होते हैं या आप बोल रहे हो यूनिकॉर्न्स होते हैं, ऐसी कोई भी बात जिसको कोई टेस्ट नहीं कर सकता, हम इसको प्रूव नहीं कर सकते, तो वो फिर हमारी साइंटिफिक थ्योरी नहीं होगी, साइंटिफिक रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी। तो फॉल्सिफिएबिलिटी मतलब थ्योरी को हम इस तरह से लिखते हैं कि उसको कोई भी डिसअप्रूव कर सकता है। डिसअप्रूव का मतलब ये है कि हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, हमें टेस्ट करके पता चल जाएगा कि वो सही है या गलत है। और साइंटिफिक रिसर्च के अंदर एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि साइंस ये भी मानता है कि आपकी नॉलेज कोई भी ऐसे एब्सोल्यूट नहीं है, नॉलेज कैन बी चेंज्ड, वो बदल भी सकती है, ठीक। तो यस,
यस, सो आपकी जो फॉल्सिफिएबिलिटी है, फॉल्सिफिएबिलिटी किसकी बात करता है कि थ्योरी हम बहुत प्रिसाइज वे में लिखते हैं जिसको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। अगर कोई भी थ्योरी ऐसी है जिसको मेजर नहीं कर सकते तो फिर वो थ्योरी हमारी साइंटिफिक नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? यस, लेट मी नो। यस, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पार्सीमेनी, इसको ओकम्स रेजर के नाम से भी जानते हो पार्सीमेनी को। एंड पार्सीमेनी या ओकम्स रेजर बोलता है कि अगर आपके पास कोई काम करने का 4 तरीका है, 3 तरीका है, कितना भी तरीका है, अगर आपके पास कोई काम करने का ऑल्टरनेटिव है तो आप कौन सा ऑल्टरनेटिव चुनोगे? यस, अगर आप कोई भी आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं किसी काम को करने के, हम वो ऑल्टरनेटिव चुनेंगे वो जो सबसे सिंपल हो, ठीक है, और जो सबसे इकोनॉमिकल हो, मतलब टाइम भी हमारा कम लगाए और पैसे भी। तो कह रहे हैं रिसर्च करने का वो मेथड सबसे बेस्ट है जो सबसे सिंपल हो, सबसे इजी हो और जो क्या हो, कॉस्ट भी वहां पर हमारी कम लगे। तो ओकम्स रेजर सेज कि जो सबसे सिंपल है, जो सबसे इकोनॉमिकल है, वही मेथड हम रिसर्च के लिए यूज करेंगे। एंड दिस इज द नेक्स्ट साइंटिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ या साइंटिफिक रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक। 4 कैरेक्टरिस्टिक है, रेप्लीकेबल, प्रिसिजन, फॉल्सिफिएबिलिटी एंड पार्सिमेनी। ठीक, तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं आपकी रिसर्च की। यस, नाउ कमिंग ऑन टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनना ही है, वो है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। यहां से क्वेश्चन आते ही हैं आपके। क्या होते हैं हमारे स्टेप्स ऑफ रिसर्च? लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड। सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है ना रिसर्च का, वो होता है प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना। ठीक है, अच्छा मैंने फौरन से जंप कर दिया है, आई बिलीव किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फॉल्सिफिएबिलिटी मतलब हम इस तरह से साइंटिफिक रिसर्च के अंदर थ्योरीज लिखते हैं जो कोई भी टेस्ट कर सकता है। साइंटिफिक रिसर्च के अंदर जो थ्योरी है वो मेजरेबल होती है, उसको मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज जो मेजरेबल नहीं है, जिसको टेस्ट नहीं किया जा सकता, वो साइंटिफिक रिसर्च नहीं है। ठीक, ये बोलता है आपका फॉल्सिफिएबिलिटी। ठीक, मैंने एक्सप्लेन कर दिया फिर से। चले आते हैं हम, यस, आते हैं हम अब स्टेप्स ऑफ रिसर्च पे। ये सेकंड टॉपिक है। हमने मीनिंग पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्या, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च के अंदर आपका पूरा जो स्टेप है इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम आती है। ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि रिसर्च का सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, और इसके ऑप्शंस देखो कैसे होते हैं, मैं आपको लिख के बताती हूँ। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि रिसर्च का फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, तो वो है, ऑप्शंस इस तरह से होते हैं कि एक ऑप्शन है डिफाइन द प्रॉब्लम, रिसर्च की प्रॉब्लम डिफाइन करना। चूज द रिसर्च टॉपिक, select the research area, एंड फोर्थ हमारा होता है ऑल। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पहला स्टेप क्या होगा। तो पहला स्टेप हमारी रिसर्च का होता है सेलेक्ट द एरिया। डिफाइन करोगे प्रॉब्लम, सेलेक्ट करने के बाद टॉपिक को, लेकिन उससे भी पहले एरिया चुनोगे। जैसे कि मान लो कि मुझे रिसर्च करनी है, मान लो कॉमर्स के अंदर। कॉमर्स इज अ वास्ट फील्ड, हम पूरी कॉमर्स पे रिसर्च नहीं कर सकते। तो कॉमर्स में कहाँ पे रिसर्च करनी है, मार्केटिंग में। ठीक है, मार्केटिंग में किसके ऊपर रिसर्च करनी है, मार्केटिंग में मुझे कंज्यूमर्स के ऊपर रिसर्च करनी है। आपने पहले कंज्यूमर चुन लिया कि ये एरिया है जिसमें मैं रिसर्च करूंगी। अब आप अपनी टॉपिक चुनोगे, फिर आप अपनी टॉपिक को डिफाइन करोगे। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ योर रिसर्च इज यू सेलेक्ट द एरिया। ठीक, तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ना कि हम रिसर्च के अंदर हमारी प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं, समस्या सेलेक्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहले आता है कि हमने एरिया सेलेक्ट किया, किस एरिया में मुझे रिसर्च करनी है। फिर आप इसके बाद आप अपनी टॉपिक को सेलेक्ट करोगे। टॉपिक बोल सकते हो या आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो इस एरिया में। तो टॉपिक के जगह आप लिख सकते हो कि इस एरिया के अंदर भी मैं किस एरिया में इंटरेस्टेड हूं, इंटरेस्टेड टॉपिक को सेलेक्ट करोगे।
इंटरेस्टेड टॉपिक को सिलेक्ट करने के बाद आप उसको डिफाइन करोगे कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है आपकी। ठीक है, आपने प्रॉब्लम डिफाइन करा। प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद आप अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हो, उद्देश्य डिफाइन करते हो कि भाई यही रिसर्च प्रॉब्लम मुझे क्यों चुननी है, मैं क्या करूंगा इसके अंदर। ठीक है, मैं क्या करूंगा इसके अंदर, और फिर आप अपने रिसर्च में आगे बढ़ते हो। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कि आप एरिया सेलेक्ट करोगे। एरिया के अंदर किस चीज में इंटरेस्ट है आपको, किस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट लग रहा है वो, फिर आपने उस टॉपिक को डिफाइन किया, देन यू मूव अहेड। ठीक है, क्लियर है? यस। नाउ हमने प्रॉब्लम तो सिलेक्ट कर ली, इसके बाद हम क्या करते हैं, लिटरेचर को इवैल्यूएट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटरेचर? पास्ट रिसर्चेस। तो जो हमारे से पहले रिसर्च हो गई है हम उसको इवैल्यूएट करेंगे, देखेंगे क्या रिसर्च हुई है, क्या बोला है उस रिसर्च में, क्या रिसर्च के अंदर रिसर्च हो गई है, क्या बच गया है। तो लिटरेचर रिव्यू के बहुत सारे पर्पस होते हैं, एक एक करके सारे पर्पस की बात करते हैं हम। सी, जो हमारा लिटरेचर रिव्यू होता है ना, इसके बहुत सारे पर्पस होते हैं, बट एक जो इंपॉर्टेंट पर्पस है वो है गैप फाइंड करना। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ गैप, गैप का मतलब क्या, तो वो भी हम समझते हैं। देखो गैप होता है, गैप होता है, इसको आप लैक्यूना बोलते हो, एंड इट एग्जैक्टली मीन्स कि जो पास्ट रिसर्चेस हो गई हैं, जो पास्ट रिसर्च हो गई है, इसमें अभी क्या है जो अंडर रिसर्च्ड है, जो अंडर रिसर्च्ड है, मतलब रिसर्च हुई तो जरूर है लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं हुई है। ये भी हो सकता है कि क्या आपको गलत लग रहा है, हुई जरूर है लेकिन आपको क्या लग रहा है कि वो सही नहीं है, ये भी गैप होता है। इट्स नॉट जस्ट कि किस पे रिसर्च नहीं हुई है, गैप इज ऑल्सो समथिंग जो इनकंसिस्टेंट फाइंडिंग हो, जो इनकरेक्ट फाइंडिंग हो आपके अकॉर्डिंग, आपको लग रहा है ये नहीं कुछ और हो सकता है, तो आप उस टॉपिक को भी लोगे, दैट इज ऑल्सो अ गैप फॉर यू। तो क्या रिसर्च नहीं हुई है तो कम हुई है, राइट, इनकरेक्ट हुई है, और नथिंग रिसर्च्ड एट ऑल। गैप का मतलब ये सारा होता है। ठीक है, गैप का मतलब ये सारा होता है कि या तो बिल्कुल भी रिसर्च नहीं हुई है, या आपकी क्या हुई है, अंडर रिसर्च है, वो एरिया हुई रिसर्च जरूर है लेकिन कम हुआ है उस पर रिसर्च, या फिर रिसर्च है लेकिन आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, या आपको लग रहा है कि ये इनकंसिस्टेंट फाइंडिंग है। ठीक है, क्लियर है? तो लिटरेचर रिव्यू करने का रीजन एक तो होता है हम गैप फाइंड आउट करते हैं, एक रीजन आपका होता है लिटरेचर रिव्यू के, जैसे मैंने बोले कई रीजंस होते हैं, तो दूसरा ये होता है कि टू फेमिलियराइज योरसेल्फ विद द रिसर्च एरिया। इस एरिया में और समझ लेने के लिए भी हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। जो टॉपिक मैंने चुना है, इस टॉपिक में मुझे और समझ हो जाए, मुझे और अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसलिए भी हम क्या करते हैं, हम रिसर्च के लिटरेचर्स को पढ़ते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर रिव्यू को किया जाता है। और जो हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं इसलिए भी करते हैं टू फाइंड आउट वेज इन विच पास्ट रिसर्च वॉज डन, ताकि हमें भी एक आइडिया मिल जाए कि हमें कैसे करनी है हमारी रिसर्च। तो रिसर्च लिटरेचर के एक्चुअली 4 पर्पस होते हैं। एक होता है अपने आप को उस टॉपिक में फेमिलियराइज करना, दूसरा पर्पस होता है कि हम देखना चाहते हैं कि गैप क्या है, हम देखना चाहते हैं रिसर्च कैसे हुई है, दिस इज द थर्ड पर्पस। एंड द फोर्थ पर्पस इज जब हम रिसर्च लिटरेचर को देखते हैं तो हमें इससे एक आइडिया मिलता है कि जब हम पास्ट रिसर्चेस पढ़ लेते हैं तो हमें एक आइडिया मिलता है कि हाइपोथेसिस क्या हो सकती है। हमें जब उस एरिया की समझ लग जाएगी तो वहीं से तो हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो दिस कैन बी योर फोर्थ पर्पस जिसके वजह से आप रिसर्च की लिटरेचर रिव्यू करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जब अपनी प्रॉब्लम को डिसाइड कर लिया कि ये मेरी प्रॉब्लम होगी, तो इसके प्रीवियस जो रिसर्चेस हो गई हैं उसको पढ़ते हो, ताकि आप अपने स्कोप को और ब्रॉड कर सको या नैरो कर सको। आपने टॉपिक तो चुन लिया लेकिन इसलिए रिसर्च फिर से कर रहे हो उस एरिया में, ताकि आप अपने एरिया को और बढ़ा सको कि ठीक है, मैंने पास रिसर्चेस पढ़ी और देखा कि अभी इस पे भी रिसर्च नहीं हुई है, तो मैं रिसर्च के अंदर अपनी एरिया के अंदर इन सब चीजों की स्टडी करूंगा।
या आपने सोचा है कि मैं ये रिसर्च करूंगा, लेकिन फिर आपने पास रिसर्च पढ़ी और आपने देखा कि नहीं, कुछ चीजें हैं जो हो चुकी है ऑलरेडी रिसर्च, तो आप अपने एरिया को नैरो डाउन कर लोगे। ठीक है, सो ये हो गया हमारे लिटरेचर रिव्यू का पर्पस। अब हमने जब लिटरेचर रिव्यू कर लिया है तो फिर हम अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं। व्हाट इज हाइपोथेसिस? इट इज गेस, लेकिन किस तरह का गेस? एजुकेटेड गेस। सबसे इजी लैंग्वेज में आप हाइपोथेसिस को बोलते हैं गेस है। ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट दी हाइपोथेसिस, इट इज बेसिकली कि हमने जो रिसर्च में प्रॉब्लम चुनी हुई है, जो हमने फर्स्ट स्टेप में अपना प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है, उसका सोल्यूशन मुझे क्या लग रहा है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि जो 10 साल के, या आप बोल सकते हैं जो टीनेजर्स हैं, उनमें कॉन्सेंट्रेशन की कमी आई है। तो आपको क्या लग रहा है कि कंसंट्रेशन की कमी क्यों होगी बच्चों के अंदर, टीनेजर्स के अंदर स्पेशली कंसंट्रेशन की कमी क्यों आई है? तो हाइपोथेसिस कहां से आती है हमारी? हाइपोथेसिस आपका एक्सपीरियंस हो सकता है। आप मान लो स्कूल में पढ़ाते हो, आप टीनेजर्स को पढ़ा रहे हो और आपने उस एक्सपीरियंस से ये समझा है कि इस वजह से इन स्टूडेंट्स के अंदर क्या होती है, कंसंट्रेशन की कमी होती है। तो आपका एक्सपीरियंस हो सकता है। आपने जो रिसर्चेस पढ़ी है वहां से आप क्या कर सकते हो, वहां से आप अपनी एक हाइपोथेसिस बना सकते हो। प्रीवियस रिसर्चेस को पढ़ के आपको एक आइडिया मिला, वो आप अपनी हाइपोथेसिस में लिख सकते हो। या हो सकता है कि आप अपने एक्सपर्ट से, कलीग से डिस्कशन कर रहे हो कि मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है। जैसे मान लो आप किसी काउंसलर के पास चले गए, आप काउंसलर से बात कर रहे हो कि मैं टीनेजर्स पे रिसर्च कर रहा हूँ, टीनेजर्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो गया है। आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, आपकी क्या राय है कि किस वजह से इनका कंसंट्रेशन कम हुआ है? तो देखो, हमने या तो एक्सपर्ट से बात करी, या हमारा खुद का अनुभव हो सकता है, या पास्ट रिसर्चर्स में से पढ़ के हमने एक सोल्यूशन बनाया अपनी प्रॉब्लम का, और यही सोल्यूशन आपका क्या है? यही सोल्यूशन आपका हाइपोथेसिस है। ये जो आप गेस बनाते हो, ये जो आप सोल्यूशन बनाते हो अपनी प्रॉब्लम का, ये हाइपोथेसिस होती है। अब देखो, वी ह्यूमन बींग्स कैन नॉट ऑलवेज बी ट्रू, या कैन ऑलवेज बी करेक्ट, है ना। हम हमेशा करेक्ट तो नहीं हो सकते, ट्रू तो नहीं बोला जाएगा इसको, बट करेक्ट बोलोगे कि हम हमेशा तो सही नहीं हो सकते। हो सकता है मैंने जो सोचा हो वो गलत भी हो, मेरा मानना गलत हो, तो इसीलिए तो हम हाइपोथेसिस की आगे चल के टेस्ट करते हैं। तो अभी जो मैं बोल रही हूं ये टेंटेटिव है, ये जो सोल्यूशन है ना मेरा, ये टेंटेटिव है, ये अस्थाई है, ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, जिसकी टेस्टिंग मैं आगे चल के करूंगी। ठीक, तो मैंने एक हाइपोथेसिस बना ली। इस स्टेप में जो हाइपोथेसिस बनती है उसका नाम क्या होता है, कोई बता सकता है? इसको हम नल हाइपोथेसिस भी नहीं बोलते, इसको हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस भी नहीं बोलते, तो फिर कौन सी हाइपोथेसिस बोलते हो? एनीवन? रिजेक्ट भी हो सकता है, एक्सेप्ट भी, राइट। मैं जो सोच रही हूँ, मुझे जो लग रहा है वो सही भी गलत भी हो सकता है। एग्जैक्टली राइट प्रचंता एंड धनुष, राइट, इट इज वर्किंग हाइपोथेसिस। जो आप बनाते हो थर्ड स्टेप में, ये आपकी कौन सी हाइपोथेसिस होती है? वर्किंग हाइपोथेसिस। ठीक है, अब इसके बाद जब हमने वर्किंग हाइपोथेसिस बना ली तो हम क्या बनाएंगे? अपनी रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन क्या होता है? रिसर्च डिजाइन इज अ प्लान, ब्लूप्रिंट बोलते हो, फ्रेमवर्क बोलते हो, ये स्टेप नंबर 4 होता है आपका रिसर्च डिजाइन। अब रिसर्च डिजाइन के अंदर क्या कंपोनेंट्स आते हैं, या रिसर्च डिजाइन के जो 4 पार्ट्स होते हैं ना, इसके ऊपर भी हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस? तो हमारी 4 टाइप्स ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस आती है। सबसे पहले हाइपोथेसिस मैं बोल रही हूँ, सॉरी, डिजाइन मुझे बोलना है, राइट। 4 टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन या 4 पार्ट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। तो इसके अंदर आपका आता है सैम्पलिंग डिजाइन, ठीक है, नमूने से जुड़ा हुआ प्लानिंग करते हो। आपका आता है ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, अवलोकन कैसे करना है इसके डिजाइन बनाते हो। देन यू प्लान योर स्टैटिस्टिकल डिजाइन, जो डेटा कलेक्ट कर लोगे उसको एनालाइज कैसे करना है वो यहां पर करते हो। एंड देन इज योर ऑपरेशनल डिजाइन। सो देखो क्या होता है आपका, सबसे पहले सैम्पलिंग डिजाइन में आप यहां पर डिसीजन लेते हो अबाउट सैंपल, कि कैसे मैं सैंपल चुनूंगी, किस मेथड से। यू नो कि प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड है,
ठीक है। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड की, तो इनमें से कौन सा मेथड मेरी रिसर्च के लिए मैं यूज करूंगी। अलोंग विद दैट मेथड के अलावा मैं एक चीज और यहां पर सोचूंगी, वो कि कितना सैंपल लेना है। सारी चीजें जो सैम्पलिंग से जुड़ी हुई मैं प्लानिंग करूंगी वो सैम्पलिंग डिजाइन का पार्ट होगी। फिर मैं डेटा कैसे कलेक्ट करूंगी, मैं जाके कलेक्ट करूंगी, खुद ऑब्जर्व करूंगी, या मैं लैब में टेस्टिंग करूंगी। फिर क्या क्वेश्चंस मैं पूछूंगी अपने पार्टिसिपेंट से, मान लो कि अगर सर्वे कर रही हूँ, तो डेटा से जुड़ा हुआ सारा डिसीजन यहां पर हम लेते हैं। यहां पे कैसा आप डिसीजन लेते हो, डेटा से रिलेटेड, डेटा रिलेटेड सारा प्लानिंग यहां पर होती है, दैट इज ऑब्जर्वेशनल। सैंपल से जुड़ी हुई सारी प्लानिंग यहां पर होती है। स्टैटिस्टिकल में एनालिसिस से जुड़ी हुई सारी प्लानिंग होती है, कैसे एनालाइज करेंगे हम डेटा को, कौन सा टेस्ट लगाएंगे हाइपोथेसिस का, हम वो सारी प्लानिंग कहां पर करते हो, वो सारी प्लानिंग हम करते हैं यहां पर, ठीक है, स्टैटिस्टिकल डिजाइन में। एंड लास्ट आपका जो होता है वो होता है ऑपरेशनल डिजाइन। जो चीजें सोची है वो कैसे करोगे, कब करोगे, कितना टाइम लगेगा, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो सब कुछ यहां पर आप सोचते हो कि अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगी, अगर वैसा हुआ तो मैं क्या करूंगी। तो ये किसके अंदर आता है आपका, ये आता है इन योर ऑपरेशनल डिजाइन। तो ये हमारे 4 पार्ट्स होते हैं किसके, रिसर्च डिजाइन के। एम आई क्लियर। हाँ जी, क्लियर हूं। अभी आगे देखते हैं। रिसर्च डिजाइन हमने बना ली, फिर हम अपनी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर लेंगे, सैम्पलिंग करेंगे, मतलब डेटा सैंपल चुन लोगे, फिर डेटा कलेक्ट करोगे, डेटा को एनालाइज करोगे और हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे। तो आपके पास हाइपोथेसिस टेस्ट होते हैं, डिफरेंट हाइपोथेसिस टेस्ट, जी टेस्ट है, टी टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट, यू टेस्ट, एच टेस्ट। तो अपनी हाइपोथेसिस टेस्ट करोगे, जो रिजल्ट मिलेगा फिर आप उसको क्या करोगे, इंटरप्रेट करोगे कि रिजल्ट क्या मिल रहा है। सैंपल में आप डिसाइड करोगे कि कौन से मेथड से मुझे सैंपल चुनना है, कितना सैंपल मैं लूंगी। फिर आप क्या करोगे, जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन होगा और फिर आप उसकी रिपोर्ट लिखोगे, ठीक है। हाइपोथेसिस तो थर्ड स्टेप में होती है ना, रिसर्च डिजाइन तो फोर्थ स्टेप में आप करते हो, ठीक। हाइपोथेसिस टेस्ट मैंने ऑलरेडी किया हुआ है एक रिसर्च की क्लास में, तो पैरामीट्रिक टेस्ट के नाम से, आप उसको एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर किया है, क्लासेस आप जो भी हो गई है ना वो सारी क्लासेस देखो वापस से जाके, बिकॉज यस सारी डिटेल हमने अलग अलग क्लासेस में करी है, और एक क्लास में सब कुछ कर पाना, पूरी रिसर्च की यूनिट कर पाना तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ले रहे हैं। यहाँ पर आप सैंपल करते हो, सैंपल सेलेक्ट करते हो, जो आपने मेथड सोचा है वो सारी चीजें करने लगोगे, डिजाइन से बाहर आ गए ना, तो ये डिजाइन जो आपने प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करोगे। सैंपल चुना, डेटा कलेक्ट किया, डेटा को एनालाइज किया, फिर हाइपोथेसिस टेस्ट करी, फिर जनरलाइज किया, इंटरप्रेट किया, रिपोर्ट लिख दी, ठीक है, क्लियर है। सो नाउ वी विल बी कमिंग ऑन, वी विल बी कमिंग ऑन टू द टाइप्स। पैरामीट्रिक टेस्ट आपके वो टेस्ट होते हैं जिसमें हमने क्वांटिटेटिव स्केल्स का यूज किया है। क्वांटिटेटिव रिसर्च जब करते हो तो आप क्वांटिटेटिव रिसर्च के साथ पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करते हो, whereas नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आपका क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ जाता है। नाउ देयर आर दीज मेनी रिसर्चेस, टाइप्स ऑफ रिसर्च इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आज के सेशन में हम सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च को कवर करेंगे। फंडामेंटल है, एक्शन है, बेसिक रिसर्च है, यू हैव डिफरेंट रिसर्चेस, तो वी विल बी कंप्लीटिंग दिस टाइप्स ऑफ रिसर्च नाउ। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे बेसिक रिसर्च की, जिसको हम फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। सो ये जो हमारी फंडामेंटल रिसर्च है या प्योर रिसर्च है वो होती क्या है, ठीक है, वो होती क्या है। सबसे पहले जो आपकी बेसिक रिसर्च है या प्योर रिसर्च है, इसको हम करते हैं फॉर नॉलेज सेक, ठीक है। हमें नॉलेज चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, तो हम रिसर्च करेंगे कौन सी, बेसिक रिसर्च, ठीक। अगर हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए या हमें देखना है कि एप्लीकेशन देखना है किसी थ्योरी का कि कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर हम कौन सी रिसर्च करेंगे, अप्लाइड रिसर्च करेंगे। इमीडिएट प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन चाहिए, तो एक्शन रिसर्च करोगे। तो वी हैव डिफरेंट रिसर्चेस जिनका पर्पस अलग अलग होगा। सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले आपकी